वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के चक्राता रोड स्थित कमला नगर में पेयजल निगम के कार्यालय भवन और सिविल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक सविता कपूर और सचिव पेयजल नितेश झा समेत पेयजल निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। खबर और वहीं देहरादून में भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम जाकर राज्य की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लगातार अलर्ट रहने की जरूरत है। आपदा को लेकर की गई तैयारियों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाए और इसी के साथ कोई भी कमी पाई जाने पर तुरंत सुधार किया जाए और किसी भी अधिकारी का मोबाइल स्विच ऑफ ना हो। अपनी ड्यूटी में लापरवाही करने पर संबंधित खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी अपने जिलों की स्थिति के अनुसार स्कूलों में छुट्टी के संबंध में फैसले लें। किसी तरह की असावधानी ना बरती जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि खाद्यान्न, दवाइयां, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को एक बार फिर से चेक किया जाए। संचार नेटवर्क में कोई भी समस्या ना आए, इसके लिए मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों से लगातार समन्वय रखा जाए। मुख्यमंत्री ने ऐसा सिस्टम बनाने को कहा है कि राज्य मुख्यालय से प्रसारित सूचना गांव-गांव तक अविलंब पहुंच जाए। सभी विभागीय सचिव और विभागीय अध्यक्ष आपदा की दृष्टि से अपने अपने विभागों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। आपदा की स्थिति से प्रभावितों के रहने के लिए चिन्हित भवनों और स्थानों का फिर से सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षण किया जाए। हमेशा यहाँ पर आपदा में कहीं भूस्खलन होता है, कहीं पर अतिवृष्टि होती है, कहीं पर सड़कों का संपर्क मार्ग बंद हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक चुनौती का समय होता है। वह ठीक प्रकार से हमारा आपदा प्रबंधन विभाग, हमारे सारे विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करें। जो हमने हेली सेवा की व्यवस्था की है, वो हेली सेवा की भी समीक्षा की है कि वो कैसे लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए। इस समय में खाद्यान्न है, गैस की सप्लाई है, दवाइयाँ हैं, धार्मिक संस्थान है हमारे, वो लोगों के रुकने का स्थान है। अगर कहीं पर लोगों को शिफ्ट करना पड़े तो उसकी उन्हीं तैयारियों का लिया है। मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, ये सारे के सारे इस समय में एक्टिव मोड में और अलर्ट मोड में रहें, जिससे कि हमारे आपदा से जिन लोगों का नुकसान होता है उनको अधिक लंबी यात्रा इलाज के लिए न करनी पड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री सुवा भल्ला कॉलेज स्थित स्टेडियम हेलीपैड पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य अतिथि गृह डैम कोची के पास में बने ओम पुल घाट पर कांवड़ियों के पैर धोकर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। स्वागत सम्मान के दौरान कांवड़ियों में हर्ष उल्लास का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ मेले को दिव्य भव्य बनाने के लिए शासन और प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं और कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। धामी ने कहा है कि कांवड़ियों का स्वागत ये केवल कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि शिव भक्त हूँ, इसलिए आज शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। सभी अतिथियों के स्वागत वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चोरी करने वाले कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि विभागीय मंत्री ने आयुक्त कार्यालय में विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक की और कहा कि जो भी कारोबारी ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं उनका सम्मान किया जाए और टैक्स चोरी करने वालों को सबक सिखाया जाए और सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर अंकुश भी लगाया जाए। साथ ही उन्होंने कुमाऊं मंडल के कुछ क्षेत्रों में कर चोरी की शिकायतें मिल रही है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके पहले ऑडिट करें और फिर तत्काल एक्शन लिया जाए। तो टैक्स को लेकर यह पूरा मामला है, जहां पर वित्त मंत्री ने सख्त रुख अब अपना लिया है। कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों की बैठक भी ली और बैठक में दिशा निर्देश भी दिए हैं। ईमानदारी से जो लोग टैक्स देते हैं उनका सम्मान करें और जो कर की चोरी करते हैं यानी जो टैक्स नहीं देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश वित्त मंत्री ने दे दिए हैं।
आयुक्त कार्यालय में ये बैठक का आयोजन किया गया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं टैक्स को लेकर, टैक्स की चोरी को लेकर कि जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं समय पर उनके खिलाफ जितना जल्दी हो सके कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में कैसे राजस्व बढ़े और निश्चित रूप से आज हम लोग सब बैठे, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि जो लोग कर चोरी में लिप्त हैं ये पूरी तरह से इनको हम लोग देखें कौन लोग हैं वो। यदि कर चोरी की आदत जिनकी बन गई निश्चित रूप से उनके खिलाफ FIR लॉज भी करानी पड़े तो करानी चाहिए। साथ में जो भी हमारे कहाँ से हमें कर मिल सकता है, अभी तक जो स्थिति थी उसको हम कैसे हम और कर बढ़ा सकते हैं उसको लेके फोकस करने का काम हमने किया है। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में हाउसिंग सोसाइटी है और उसके सभी फ्लैट का अब तक हाउस टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने नगर निगम को 150 के करीब हाउसिंग सोसाइटी की सूची सौंपी है। इन हाउसिंग सोसाइटी के तकरीबन 6000 फ्लैट में जो परिवार रह रहे हैं उसके चलते नगर निगम ने सोसाइटी चिन्हित करते हुए सभी को नोटिस जारी किए हैं, जिनमें से कई हाउसिंग सोसाइटी ने टैक्स जमा करा दिया है और बाकी को नोटिस भेजे जा रहे हैं। नगर निगम पे टैक्स डिपार्टमेंट की समीक्षा करने पे ये संज्ञान में आया कि कुछ ऐसे हाई राइज अपार्टमेंट्स जिनमें जो घर है उनके द्वारा टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है या सेल्फ असेसमेंट की प्रक्रिया लागू होने के पश्चात उनके द्वारा सेल्फ असेसमेंट नहीं किया गया है, तो ऐसे अपार्टमेंट्स को, ऐसी बिल्डिंग्स को नोटिस भेजे गए कि वो अपना सेल्फ असेसमेंट करके अपना टैक्स नगर निगम में जमा करवा लें, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा लें। तो इस क्रम में करीब 150 प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई हुई हैं, जिसमें कुछ हाई राइज अपार्टमेंट्स नए क्षेत्रों में जिसमें अभी टैक्स की छूट है उसमें भी हैं, और जो पुराने हैं उनमें से कुछ एक टैक्स आ रहे हैं, परंतु जिन जिन के नहीं आए हैं उनको नोटिस दे दिए गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े नेताओं के बीच में बयानबाजी है कि खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। खासतौर पर सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी खास चर्चा में है और उसी की वजह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कई बार कह चुके हैं कि नेताओं को सोशल मीडिया पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और वहीं बयानबाजी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा है कि करण माहरा ने जो भी कहा है वो सोच समझ कर रहे हैं और मेरा मानना भी है कि हमें अपनी ऊर्जा वहां पर नहीं लगानी चाहिए। सोशल मीडिया पर बयानबाजी लगातार कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के बीच में जो बयानबाजी हुई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जो कि इस समय जग जाहिर है। लगातार नेताओं के बीच में कहासुनी भी हो रही है और सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी ये सामने आ रही है जो कि इस समय वायरल भी हो रही है, जो दिखाता है कि कांग्रेस में, उत्तराखंड कांग्रेस में अंतर्कलह इस समय चल रही है, भीतरघात इस समय चल रहा है और सोशल मीडिया पर वो बयानबाजी साफ तौर पर दिखाती है और उसके अर्थ क्या है ये भी पता चलता है। करण मेहरा जी हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है तो उसके मतलब हैं और जिन लोगों को कहा है उनको समझना चाहिए। लेकिन जहाँ तक रही बात मेरी, मैं तो इस बात को मानने वाला हूँ पहले दिन से कि हमको अपनी ऊर्जा और कामों में लगानी चाहिए। ये काम हो नहीं सकता, बहुत सारी पीढ़ियाँ चली गई, वो मतभेद दूर निकाल, राजनीति में जो आता है उसकी कोई महत्वाकांक्षा होती है और मानव स्वभाव है कि मैं मेरा करके, तो उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, खेल भावना से लेके आगे बढ़ना चाहिए। पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग पर हो रही दुर्घटना को रोकने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। क्षेत्रीय ग्रामीण और कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विनोद धनोशी ने बताया है कि पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि लगातार सड़क दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। मंगलवार देर शाम को भी एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें कि स्कूटी सवार को काफी चोटें आई हैं। उन्होंने बीते 1 साल पहले भी जिला प्रशासन और एनएच के अधिकारियों को लिखित में इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी इसका कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने एडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि अगर जल्द इसका समाधान नहीं होता तो वो इसको लेकर आंदोलन करेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। देखिए जैसे कि प्रशासन ऐसा हो रखा है, मतलब कि
उनको बार बार हम जागरूक कर रहे हैं। हमारे वार्ड के भैया हमारे विनोद धनोसी जी बार बार जागरूक कर रहे हैं। आज हमारे सभासद महोदय भी हमारे साथ आए, मैं भी उसी वार्ड से संबंध रखता हूँ। तो बार बार 1 साल पहले पूर्व में भी हमारे द्वारा उसमें ज्ञापन दिया गया। मिश्रा जी से बात की, जो कि NH के जो एक्शन साहब हैं, उनका ये कहना है कि जी हमारा पैसा तो रिलीज़ नहीं हो रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा वो नहीं हो रहा है, फालतू की चुचलेबाजी हो रही है, काम कुछ धरातल पे होने रहे। तो इससे अगर 15 हमारा अभी एडीएम मैडम पे हमने अपना ज्ञापन दिया और 15 दिन के अंदर अंदर इसमें कुछ कार्रवाई नहीं होगी। अभी इसके बीच अगर कुछ दुर्घटना भी घटती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। रुद्रपुर में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने जिले में बरसात के दृष्टिगत जिला आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है और इसी के साथ उन्होंने तहसीलदार से बरसात की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मौसम की जानकारी के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिगत रेड अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी ने जिले की तहसीलों में स्थापित आपदा कंट्रोल रूम, बाढ़ चौकियां, मोबाइल टीमों से दूरभाष करने की वार्ता और उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आज जनपद में रेड अलर्ट घोषित है और पूरा प्रशासन रेड अलर्ट पर है। आज कंट्रोल रूम का मुआयना किया और साथ में जो तहसीलें हैं उनसे बातचीत की और क्षेत्र में समस्त हमारी पटवारी चौकियां कार्यरत हैं और जो मोबाइल टीम्स हैं वो भी फील्ड में सक्रिय हैं और हम लोग किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका। टिहरी के नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने कहा है कि आपदा को देखते हुए जिला टिहरी के सभी एसडीएम तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में सभी मुस्तैदी से काम करें और कहीं भी कोई घटना होती है तो त्वरित रूप से आपदा कंट्रोल रूम को सूचना भी दें ताकि समय रहते राहत बचाव कार्य किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले में BRO, NHSS, PWD और PMGS5 विभागों को निर्देश दिए गए हैं। ऐसे संवेदनशील जगहों पर जहां सड़कों के अत्यधिक बंद होने की संभावना बनी रहती है वहां पर JCB मशीनों को तैनात किया जाए। साथ ही आपदा कंट्रोल रूम भी 24 घंटे क्षेत्रों में निगरानी बनाए हुए है। डीएम ने कहा है कि टिहरी बांध की झील के जलस्तर और नदियों के जलस्तर पर भी निगरानी रखने को कहा गया है। हालांकि अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन आने वाले समय को लेकर सभी को अलर्ट पर रखा गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि वो रविवार को समय निकालकर जिला अस्पताल बोराड़ी में गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, जो कि उनकी प्राथमिकता में है। टेहरी बांध परियोजना के संबंध में भी हमने जब इसमें डिस्कशन किया तो जैसा आप लोग भी सब जानते हैं कि 830 जो हमारा सी लेवल है वहाँ तक हम सेफ हैं और टेहरी बांध 830 लेवल तक पूरे पीछे कोई भी अगर रेनफॉल होती है उसको कंट्रोल करने में सक्षम है। आज की डेट में जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है 770 के आसपास अभी है, तो अभी हम सेफ हैं और बाकी नदियों का भी जो स्टेटस हमारे पास पाया है वो भी अभी हमारे जो डेंजर जोन है उससे नीचे है। तो अभी आज का स्टेटस और कल की बारिश के बाद हम थोड़ा सा इसमें और बेटर आपको बता पाएंगे। खबर देहरादून से, जहां पर एसटीएफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने 26 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि देहरादून माथुरवाला की निवासी वर्षा शर्मा ने ठगी की थी, जिसके साथ उस जो विदेशों से पैसा और सोने की ईंट भेजने के नाम पर ऑनलाइन ठगी की गई थी। पिछले 1 साल से आरोपी फरार चल रहा था, जिसको एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 6 मोबाइल फोन, 12 वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड समेत फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के नीव नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और आपको बता दें कि केंद्र में भर्ती करने के लिए फर्रुखाबाद से युवक को संचालक की ओर से एक निजी अस्पताल के बाद उप जिला चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया और वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मंगलवार को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। और इसी क्रम में एसडीएम रवि बिष्ट, उनके अलावा तहसीलदार और कुछ टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। बिना सक्षम डॉक्टर के अनाधिकृत रूप से संचालित नशा मुक्ति केंद्र को सील करने की कार्रवाई की गई है। और वहीं केंद्र में भर्ती 30 मरीजों को प्रशासन की तरफ से अधिकांश मरीजों को परिजनों को सौंप दिया और दूर के मरीजों को उपजिला चिकित्सालय में भेजा जा रहा है।
कल परसों इसमें एक डेथ हो गई थी। तो पूरे उधम सिंह नगर जिले में जो भी अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पहले हमने यहाँ पर पीलीभीत रोड में एक नशा मुक्ति केंद्र को सील कर दिया था। आज यहाँ पर आए हैं तो इनके परीक्षण किया गया, इनका निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि इनका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर इनका कोई पंजीकरण नहीं है और साथ में कोई एक अधिकृत डॉक्टर जिसकी देखरेख में मरीजों का इलाज होना चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है। लिहाजा इसको आज सील किया जा रहा है। यहाँ पर 30 मरीज हैं जिनमें से ज़्यादातर लोगों को उनके घर में भेजा जा रहा है। जो दूर के लोग हैं यूपी वगैरह से आए हुए हैं उनको अभी हम उप जिला चिकित्सालय खटीमा में भर्ती कराएंगे, फिर उसके बाद उनके परिजनों से मिलकर उनको डिस्चार्ज की कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से होकर आने वाली बिंदाल और रिसपना नदी जो कि सुसवा नदी में तब्दील हो जाती है और डोईवाला से होते हुए गंगा नदी में सहायक नदी के रूप में मिलती है। ये सुसवा नदी पूरी तरह से दूषित हो गई है, जिससे कि सुसवा नदी के आसपास रहने वाले ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण और कई संस्थाएं लंबे समय से इस नदी को प्रदूषण मुक्त करने की मांग कर रही हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आलम यह है कि इस नदी के पानी से सिंचित होने वाली कृषि भूमि पर भी संकट खड़ा हो गया है। किसानों को इसके पानी से चर्म रोग, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो रही हैं। और वहीं आज दूधली ग्राम सभा के ग्राम सुसवा बचाओ आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो उग्र आंदोलन के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपेंगे। सुसवा नदी का जल प्रदूषित देहरादून शहर से हो रहा है, इसको स्वच्छ किया जाए, जिससे हमारे किसानों को फसल को भी नुकसान हो रहा है, क्षेत्र की जनता को भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हरिद्वार गंगे मैया को भी ये दूषित कर रही है। नहीं, डबल इंजन की सरकार, आपका कहना ठीक है पत्रकार बंधु कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, और इस समय दायित्व बनता है कि डबल इंजन की सरकार का कि ये काम प्रथम दृष्टि से इसको किया जाए, सुसवा नदी के जल प्रदूषित को। इसको सुसवा नदी के प्रदूषण के कारण जो हमारे क्षेत्र में बासमती होती थी, जो पूरे दुनिया में विख्यात थी, विश्व प्रसिद्ध बासमती, ये सुसवा नदी प्रदूषण के कारण आज विलुप्त हो चुकी है। किसान लोग सिंचाई के लिए इस नदी के पानी को इस्तेमाल करते हैं और पूरे बिंदाल और रिस्पना की गंदगी सीवर लाइनें इस सुसवा नदी में प्रवाहित की जा रही हैं, जिससे कि ग्रामीणों को, किसानों को कैंसर जैसी घातक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विभाग के अलर्ट के बाद पिथौरागढ़ जिले के कई हिस्सों में कल रात से ही भारी बारिश जारी है और बारिश के चलते जिले से बहने वाली सभी नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान के आसपास बहने लगी हैं। तो वहीं सड़कों पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और उसी के चलते जिले के कई हिस्सों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। जिला के थल मुनस्यारी मार्ग में द्वालिकाड़ पर नहीं होने से लोगों की मुश्किल अब बढ़ गई है और उफान पर भरे हुए नाले को लोग जान को खतरे में डालकर पार करने को मजबूर हैं। जनपद में इस समय 26 सड़क मार्ग बंद है, जिसमें से 22 ग्रामीण सड़क मार्ग है, 3 बॉर्डर रोड्स हैं और 1 स्टेट हाईवे है। नेशनल हाईवे वर्तमान पे खुला हुआ है, जिसमें जनपद के लिए आवागमन सुचारू है। पिछले 24 घंटों में बेरीनाथ तहसील पे सबसे ज़्यादा 113 mm की बारिश हुई है। नदियों की बात करें तो नदियों में इस समय पानी बढ़ा हुआ है। हमने सभी तहसील कंट्रोल रूम के द्वारा सभी जो संवेदनशील गांव हैं, नदी किनारे के गांव हैं, उन सभी गांवों के प्रधानों को फ़ोन करके बता दिया कि इस समय नदी किनारे या ऐसे किसी भी जगह पे ना जाएं जहां पे बरसात के कारण आपदा आ सकती है। बाजपुर में सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने सीमेंट की दुकान में हुई चोरी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपियों के पास से दुकान से चोरी की गई नकदी बरामद हो गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको न्यायालय भेज दिया है। और आपको बता दें कि बीते दिनों सुल्तानपुर पट्टी मुख्य मार्ग स्थित सीमेंट की दुकान की दीवार काटकर हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया गया था। उसके बाद पुलिस ने दुकान स्वामी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की थी। और वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कब्रिस्तान के पास 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में ये एक वादी नईम के द्वारा ये एप्लीकेशन दी गई कि रात के समय उसकी दुकान से सेंध लगाकर कुछ अज्ञात चोरों ने लगभग 20,000 की नकदी चुरा ली है और इस पर हमने मुकदमा पंजीकृत किया और चौकी प्रभारी ने इसमें जांच शुरू करी
इसके बाद इसमें सीसीटीवी कैमरे और आदि और अन्य मुखबिरों से पूछताछ करने पर इसमें 3 युवकों का नाम सामने आया है। उसमें से 2 की हमने अरेस्टिंग कर ली है और उनके पास से लगभग 11,500 नकदी बरामद हो गई है और शेष एक इसमें भी फरार है और बाकी उसकी भी तलाश जारी है। जोशीमठ में भारी बारिश होने से नाले उफान पर हैं और उसी के चलते फूलों की घाटी को जोड़ने वाले अस्थायी पुल बह गया है। एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम फूलों की घाटी में गए पर्यटकों को रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाल रही है। और आपको बता दें कि विश्व धरोहर फूलों की घाटी में दोपहर के बाद अचानक यहां पर बहने वाले नाले उफान पर आ गए। बाजपुर में सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने एक युवक को दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुओं के साथ में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको न्यायालय भेज दिया है। और आपको बता दें कि पुलिस उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अवैध तस्करी पर रोक लगाने को लेकर लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से अभियान चला रही है। और उसी के चलते पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की तस्करी करने जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने बाजार घाट के समीप में एक युवक को 9 कछुओं के साथ गिरफ्तार किया और पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए युवक ने अपना नाम अरुण बताया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके न्यायालय भेज दिया है। और इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। अवैध तस्करी के कारोबार पर प्रहार करते हुए ये बाजपुर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने आज इसमें छापेमारी की और इसी के तहत इन्होंने एक आरोपी अरुण, जो कि टांडा बंजारा सुल्तानपुर पट्टी का रहने वाला है, इसके पास से 9 जीवित कछुए बरामद किए हैं जो कि दुर्लभ प्रजाति के हैं और अलग अलग उसकी आयु सीमा के हैं। इसी के साथ ही ये जब सभी कछुए इससे बरामद करने के बाद इसमें एक संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी आरोपी है इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।